राजनीति की बातों में आज एक बार फिर से एक नए विषय के साथ और एक नई वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम जी। प्रद्युमन जी, सरकार भाजपा की तीसरी बार प्रदेश में बनी है जी, और आज बात करेंगे कि जो कैबिनेट बना है जी, जिसको मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया गया है जी, तो ये मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल से या जो कुछ एक टाइम में नायब सिंह सैनी को भी मिला था मुख्यमंत्री के तौर पे जी, उस मंत्रिमंडल से, और अब जो ये मंत्रिमंडल में जो जिन नेताओं को शामिल किया गया है जी, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि कैसा है ये मंत्रिमंडल? देखो 2024 का जो नायब सिंह सैनी का ये मंत्रिमंडल है जी, विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मंत्रिमंडल को जिस दिन शपथ दिलाई जा रही थी उस दिन इतना भव्य कार्यक्रम ना 2014 में हुआ, ना 2019 में हुआ, और ना जब नायब सिंह सैनी बने पहली बार तब हुआ जी। इतने बड़े बड़े दिग्गज देश की राजनीति के तमाम वहाँ मौजूद रहे। और इस मंत्रिमंडल की एक विशेष बात जो देखने को मिली वो ये मिली कि 2024 के विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी की जो पिछली कैबिनेट थी उसके जो सदस्य जीते, 2 सदस्य जीते, उनमें से पंडित मूलचंद शर्मा को कैबिनेट में नहीं लिया गया इस बार जबकि मूलचंद शर्मा मनोहर लाल जी की भी दूसरी कैबिनेट में थे और उसके बाद नायब सिंह सैनी की पहली कैबिनेट में कैबिनेट के मंत्री थे। बड़े भारी भरकम मंत्रालय उनके पास थे। ठीक है। केवल महिपाल ढांडा को शामिल किया गया जी। दूसरी बड़ी बात इस मंत्रिमंडल में अनिल विज जो मनोहर लाल जी की तो दोनों कैबिनेटों में मंत्री रहे लेकिन जब नायब सिंह सैनी की कैबिनेट बनने की बारी आई तो वो नाराज होकर के, बहुत चर्चित खबरें चली थी उस समय, और वो जो है वहां से चले गए थे मीटिंग से जी। और उसके बाद उन्होंने मंत्री बनने से मना कर दिया, उनको मंत्री नहीं बनाया। तो अब अनिल विज जी अपने से बहुत ज्यादा जूनियर और उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं नायब सिंह सैनी, उनकी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। बिल्कुल। इस कैबिनेट की एक बहुत बड़ी बात जो रही वो ये रही कि 2 महिलाओं को स्थान मिला पहली बार, और वो जो दोनों महिलाएं हैं वो पूर्व मुख्यमंत्रियों की पौत्री हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है हमेशा से कि परिवारवाद पर एक चोट मारती है, लेकिन यहाँ जो परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण जो पेश किया गया जी। आरती राव अपने जीवन में पहली बार विधायक बनी, उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया गया, जबकि उनके मुकाबले अहिरवाल में जो और बहुत से मंत्री जीते हैं वो उनसे काफी सीनियर, बहुत से विधायक जो जीते हैं उनसे काफी सीनियर हैं। चाहे वो ओम प्रकाश यादव हों जो तीसरी बार लगातार जीते हैं, मंत्री भी रहे हैं सरकार के, लक्ष्मण यादव भी दूसरी बार जीते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब को दरकिनार करके, और चूंकि आरती राव की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि वो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है और राव बीरेंद्र सिंह की पौत्री है। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो श्रुति चौधरी हैं वो अपनी जिंदगी में पहला विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और वो पहला जीत गई। उन्होंने अपने जीवन में पहला एमपी का चुनाव लड़ा था, वो तब भी जीत गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार 2 बार वो चुनाव हारी। उनकी भी यही क्वालिटी है कि वो किरण चौधरी और चौधरी सुरेंद्र सिंह की बेटी हैं और चौधरी बंसीलाल जी की पोती हैं। तो कहीं ना कहीं 2 महिलाओं को शामिल किया गया और दोनों ही महिलाएं पूर्व मुख्यमंत्रियों की पौत्री हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरी बड़ी बात इस मंत्रिमंडल की, कई जिले ऐसे लिए गए जिनमें 2-2 मंत्रालय, 2-2 मंत्री बनाए गए। हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें पानीपत की, पानीपत में पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बिल्कुल। और कृष्णलाल पंवार, साथ लगता हल्का इसराना, वहां से विधायक हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया। बड़ा पावरफुल मंत्री बनाया गया। जब शपथ ग्रहण में खास बात ढांडा साहब ये होती है कि जो किस रैंक में किस नंबर पर शपथ लेता है। जैसे सबसे पहले अनिल विज ने शपथ ली जी। तो वो मुख्यमंत्री जी के बाद सबसे सीनियर मंत्री, उसके बाद जिसने ली कृष्णलाल पंवार, उसके बाद राव नरबीर सिंह। तो इस तरह से ये सीनियरिटी इनकी बिल्कुल चलती है जी। अगली जो बात इस मंत्रिमंडल में नजर आई वो हम बात कर लेते हैं चाहे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में भी एक जिले में 2 मंत्री बनाए गए। विपुल गोयल को कैबिनेट का मंत्री बनाया गया
और राजेश नागर जी को जो है राज्य मंत्री बनाया गया जी। और एक युवा चेहरा जिस पर किसी की निगाहें नहीं थी, जो युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, युवा मोर्चा से आए हैं, उनको जो है सिर्फ इसलिए बनाया गया, मैं जो समझ पा रहा हूँ, कि उन्होंने कर्ण सिंह दलाल जैसे बहुत बड़े नेता को हराया। अब गौरव गौतम की बात है, वरना तो जो ब्राह्मण चेहरे थे वो उनसे सीनियर दादा राम कुमार गौतम जी तीसरी बार विधायक बने हैं और जिनका पूरा जीवन ही जो है राजनीति में चला गया, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर एक एक मंत्रालय, एक एक आदमी की हम बात करें, पूरी कैबिनेट की, कुछ ऐसे चेहरे रहे जिनको नहीं लिया गया। अब हम शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अब मैं एक बात, आप फरीदाबाद के नजदीक गए ना, जी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि गुड़गांव की बात करते हैं। गुड़गांव से राव नरबीर सिंह को मंत्री बनाया गया। राव नरबीर सिंह की हमेशा से राजनीति रामपुरा हाउस यानी राव इंद्रजीत और राव बीरेंद्र सिंह उनके परिवार के खिलाफ रही है। और राव नरबीर सिंह तमाम राजनीतिक पार्टियों में से होकर के आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और वो एक ऐसे सौभाग्यशाली नेता भी हैं कि आज तक वो अपने जीवन में 4 बार विधायक बने और चारों बार वो मंत्री बने। ये और जो मंत्री बने हैं वो भी दिग्गजों की कैबिनेट में वो बने हैं। वो 1987 में चुनाव जीते, चौधरी देवीलाल की सरकार में मंत्री बने। 1996 में चुनाव जीते, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में मंत्री बने। हरियाणा विकास पार्टी होती थी उस समय, और जब बंसीलाल जी की सरकार पड़ी तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा, जिस पर चौधरी बंसीलाल रोए थे। और उसके बाद जो है 1996 में ऐसी एक बातचीत चली है, और हालांकि चौधरी बंसीलाल जी अभी इस संसार में नहीं हैं, लेकिन जो उनके नज़दीकी हैं वो ये बताते हैं कि उस समय चौधरी बंसीलाल जी ने ये कहा था कि जिन 2 लोगों ने मेरी सरकार गिराई है, ये 2 लोग कभी जो है विधायक नहीं बनेंगे। और राव नरबीर सिंह के ऊपर वो फिट भी बैठती रही, लगातार वो चुनाव हारते रहे। लोकसभा का भी लड़ा उन्होंने हजका से, हरियाणा जनहित कांग्रेस BL से, और वो तमाम पार्टियों में होते हुए जो है 2014 में बीजेपी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। बीजेपी की आंधी थी और वो 2014 में 1996 के बाद 2014 में वो चुनाव जीते। अच्छा। लगातार हारते रहे 18 साल, और जितने भी उन्होंने चुनाव लड़े, लोकसभा, विधानसभा, हर बार वो हार जाते। और उसके बाद 2014 में जीते तो उनको फिर मंत्री बनाया गया। और गजब बात ये देखी कि 2019 में उनको टिकट नहीं मिली, इतने पावरफुल नेता को। और टिकट सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि राव इंद्रजीत सिंह ने वीटो कर दिया। अच्छा। राव इंद्रजीत सिंह बहुत बड़े नेता हैं, पावरफुल हैं। और अब ये हुआ कि 2024 में उनको फिर से टिकट मिल गई, फिर से वो मंत्री बन गए। और अब सीनियरिटी में वो राव इंद्रजीत की जो पुत्री है उनके मुकाबले, हालांकि दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन सीनियरिटी में राव नरबीर सिंह उनसे ऊपर है। बिल्कुल। और नरबीर सिंह के लिए जिस विधानसभा से वो जीत के आए हैं वो हरियाणा प्रदेश का वोटरों के लिहाज से सबसे बड़ा हल्का है। उसमें जितने वोटर हैं सबसे ज़्यादा वोटर उसी हल्के में पूरे हरियाणा में जी। और नरबीर सिंह तमाम राजनीतिक पार्टियों से होते हुए आए। और ये नहीं है, एक और 2 रोचक बात और बताऊँ मैं उनकी, उनके पिताजी का भी बहुत बड़ा नाम रहा है हरियाणा की राजनीति में, अहिरवाल की राजनीति में जी। और राव दान सिंह के वो समधी हैं। अच्छा। राव दान सिंह जो कांग्रेस पार्टी के नेता महेंद्रगढ़ से जो चुनाव लड़ रहे थे, उनका बेटा राव अक्षत, वो राव नरबीर सिंह की पुत्री के साथ जो है शादीशुदा है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं राजनीति में रिश्ते भी चलते रहते हैं, बड़े नेता हैं। ठीक बात। तो नरबीर सिंह का तो ये किस्सा था जी। अब भी जो है उनको 4थी बार लगातार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। ठीक बात है। उसके बाद अगर उससे पहले के मंत्रियों पर हम चर्चा करें एक एक के, या आप अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। सबसे पहले हम बात करते हैं अनिल विज की जी, जो सरकार में मुख्यमंत्री के बाद सबसे ताकतवर मंत्री हैं जी। अनिल विज लगातार अम्बाड़ा से उस सीट से जीतते रहे हैं और उनको सरकारी नौकरी करते थे वो। सुषमा स्वराज जी ने चुनाव लड़ा, वहाँ जब उपचुनाव हुआ तो सक्रिय राजनीति में आई। और उसके बाद से लगातार वो जो है भारतीय जनता पार्टी को बीच में उन्होंने छोड़ भी दिया था, अपनी खुद की भी पार्टी बना ली थी उन्होंने, जो बहुत कम लोगों को पता है जी। और उसके बाद अनिल विज जी इस सरकार में बने हैं, बड़े पावरफुल मंत्री बनेंगे, और लिहाजा विधायक 7वीं बार बने हैं वो। और लिहाजा जो है
मुख्यमंत्री जी का जो खुद का गृह हल्का है, जहाँ से वो आते हैं बेसिकली नारायणगढ़, तो उसके साथ से ही अम्बाड़ा से वो विधायक हैं। इसके बाद 2 नंबर पर जिन्होंने शपथ ली कृष्णलाल पंवार। कृष्णलाल पंवार भी लगातार विधायक बढ़ते रहे हैं इसराना से, वो इनेलो से बढ़ते रहे हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती कहिए या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का मैनेजमेंट कहिए कि वो इनेलो से कई बार जीते, लेकिन उसके बावजूद उनको मंत्री बनने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी में ही मिला। और राव नरबीर सिंह की तरह कृष्णलाल पंवार भी 2014 में मनोहर लाल जी की पहली कैबिनेट में मंत्री थे। बिल्कुल। उसके बाद वो मंत्री रहते हुए इसराना से चुनाव हार गए थे अगला। इसके बाद उनकी किस्मत जागी और वो राज्यसभा में चले गए। बिल्कुल। अब उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, राज्यसभा के सांसद होते हुए एमएलए बने और अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ठीक बात तो है। अब वो पावरफुल मंत्री दोबारा से बना दिए गए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो कृष्णलाल पंवार हैं वो भी निश्चित रूप से अनुभवी नेता हैं। बिल्कुल। और अनिल विज और वो दोनों बड़े अनुभवी हैं। ठीक बात है। इसके बाद राव नरबीर सिंह की हमने बात कर ली है। राव नरबीर सिंह के बाद जो अगला जो नाम आता है जी, महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा तीसरी बार लगातार जीते हैं जी, और वो भारतीय जनता पार्टी के जैसे अनिल विज जीते हैं, इसी तरह से वो भी तीसरी बार लगातार जीते हैं। ठीक बात है। और महिपाल ढांडा को पहली मनोहर सरकार में जगह नहीं मिली, उसके बाद दूसरी में भी उनको जगह नहीं मिली, अंत में नायब सिंह सैनी की सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। बिल्कुल। और वो भी उनको तब लॉटरी उनकी लग गई जब जेजेपी और बीजेपी का अलायंस टूट गया। महिपाल ढांडा की एक और खास बात है, वो ये है कि वो संगठन के आदमी हैं। युवा मोर्चा, किसान मोर्चा से होते हुए मेन बीजेपी तक गए। बिल्कुल। और तीनों बार उनका जो वोट से जीतने का जो प्रतिशत है या जितने वोटों से वो जीतते हैं वो लगातार उनका बढ़ता रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कैबिनेट में जाट चेहरे के तौर पर, किसान चेहरे के तौर पर महिपाल ढांडा का नाम आता है। बिल्कुल ठीक बात है। महिपाल ढांडा के बाद अगर हम बात करें इस कैबिनेट में तो अरविंद शर्मा को जगह दी गई है जी। अरविंद शर्मा प्रदेश के दूसरे ऐसे शख्स हैं जो निर्दलीय सांसद जीते थे। बिल्कुल। सोनीपत जैसी जाट लैंड से, और वो निर्दलीय सांसद जीते थे। हालांकि बाद में बसपा में शामिल हो गए। उसके बाद की अगर बात बताऊं उनकी, फिर वो करनाल से 2 बार सांसद बने। बिल्कुल। करनाल के बाद वो रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा करके सांसद बने। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा शख्स जो 3 अलग अलग लोकसभाओं से चुनाव जीता, हालांकि वो मंत्री कभी नहीं बन पाए, विधायक भी नहीं बने, पहली बार वो विधायक बने। और विधायक बनने के लिए उन्होंने जुलाना और यमुनानगर 2 जगह से बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। बिल्कुल। लेकिन वो दोनों जगह से हार गए। बसपा ने तो उनको सीएम चेहरे के तौर पर किया, ने उनको सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया। बिल्कुल। और वो सिर्फ उनकी क्वालिटी ये है अरविंद शर्मा की कि 3 अलग अलग लोकसभाओं से और चुनाव जीतना, निर्दलीय चुनाव जीतना, बिल्कुल एमपी का बहुत बड़ी बात है। अब उनको मंत्री बनाया गया है, बड़े पावरफुल मंत्री बनेंगे। बिल्कुल। और निश्चित रूप से गोहाना जैसी सीट से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृह क्षेत्र से चुनाव जीत करके आना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अरविंद शर्मा को भी जो है बड़ा पावरफुल बनाया जाएगा। और एक और खास बात आप देखिए, जो उस समय जो दिखाई दे रही थी जी, जब नरेंद्र मोदी जी सारे मंत्रियों से मिल रहे थे, तो जब उन मंत्रियों से मिल रहे थे तो उनमें बाकी सबसे हाथ मिला रहे थे, जबकि अरविंद शर्मा की उन्होंने इतनी ज़्यादा, जब वो हम देख रहे थे कि उनको सबसे ज़्यादा समय उन्होंने दिया। अच्छा। क्योंकि वो मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे को हरा करके कोई शख्स आए तो कहीं ना कहीं उनको कैबिनेट में ना लेने का मलाल भी नरेंद्र मोदी जी को भी रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इस कैबिनेट में अगला जो चेहरा है वो है विपुल गोयल। विपुल गोयल की भी सेम कहानी राव नरबीर सिंह वाली है जी। 2014 में वो चुनाव जीते पहली बार। उससे पहले वो कृष्णपाल गुर्जर जो हैं, जो फरीदाबाद से तीसरी बार एमपी बने हैं और केंद्र में तीसरी बार लगातार मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उनका सारा सिस्टम विपुल गोयल मैनेज करते थे जी। और विपुल गोयल को पहली बार टिकट दिलाने में भी कृष्णपाल गुर्जर का बड़ा हाथ है। उन्हीं के मार्फत उनको मनोहर जी की कैबिनेट में जब विस्तार हुआ, शुरू में मंत्री नहीं बनाया गया, जब विस्तार हुआ तो उनको मंत्री बनाया गया। उसके बाद 2019 आते आते उनकी और कृष्णपाल गुर्जर की आपस में अनबन हो गई, जिसके चलते उनकी टिकट कट गई।
कटा दी गई एक तरह से कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा। उसके बाद विपुल गोयल वो नेता भी हैं जो 25 मार्च 2022 को चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने उचाणा में एक कार्यक्रम रखा था, गैर राजनीतिक कार्यक्रम, अपने जन्मदिन पर जी, जिसमें अभय चौटाला भी आए थे, सुशील कुमार गुप्ता भी आए थे और विपुल गोयल भी उस मंच पर थे, जहां बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा था जी। लेकिन अब विपुल गोयल को दोबारा टिकट मिली और टिकट मिलने के बाद वो पावरफुल मंत्री उनको दोबारा बनाया गया। जो पहले जो 6 मंत्री बने, जो फर्स्ट रो में जो 6 शख्स बैठे थे जी, क्योंकि 2 लाइनें थी जब मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही थी, तो उस पहली लाइन में जो 6 आदमी थे जिनमें अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, उसके बाद महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा और ये तमाम जो 6 शख्स थे ये आगे आगे बैठे थे, बाकी नेता पीछे थे। अब अगर इसके बाद की बात करें, यमुनानगर जिले की रादौर से जी, श्याम सिंह राणा, उसके बाद श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा की भी वही कहानी है जो विपुल गोयल की और राव नरबीर सिंह की। राव नरबीर भी पहली लाइन में थे। अच्छा। तो श्याम सिंह राणा 2014 से पहले बहुत चुनाव लड़े राणा साहब ने, समाजवादी पार्टी से लेकर के और तमाम पार्टियों से होते हुए कई चुनाव लड़े, वो कभी नहीं जीते। बीजेपी के जिला के प्रधान भी थे यमुनानगर के। 2014 में बीजेपी की आंधी आई और वो चुनाव जीत गए। उसके बाद उनको जो है मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया, जेल विभाग भी दिया गया और 2019 के चुनाव में श्याम सिंह राणा की टिकट कट गई। अच्छा। टिकट कटने के बाद होते होते वो इनेलो में चले गए। इनेलो के उनको राष्ट्रीय संगठन सचिव बनाया गया पार्टी का। चुनाव से एन पहले वो इनेलो को छोड़ करके बीजेपी में फिर आ गए। बीजेपी ने उनको टिकट दे दी, बिल्कुल, विधायक बन गए और अब जो है वो पावरफुल मंत्री कैबिनेट के बना दिए गए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किस्मत के धनी है और इस पूरे मंत्रिमंडल में सबसे उम्रदराज हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे बुजुर्ग हैं और सबसे लंबे भी वही हैं। ठीक बात है। पगड़ी बांधते हैं, पूरे राजपूती ठाठ बाट से रहते हैं। हाँ। तो श्याम सिंह राणा की ये कहानी है। बिल्कुल। अब बात करें रणबीर सिंह गंगवा की। जी। रणबीर सिंह गंगवा किस्मत के धनी आदमी हैं और उन जैसी किस्मत बहुत कम लोगों को मिलती है। जी। जिला परिषद के सदस्य थे, उसके बाद जिला परिषद के वाइस चेयरमैन बन गए। पहले जिंदल साहब के साथ थे क्योंकि जो गंगवा गांव है वो हिसार शहर में पड़ता था। उसके बाद इनेलो में चले गए। इनेलो का पहले उनको बैकवर्ड सेल का जिला प्रधान बनाया, फिर उनको मेन बॉडी का जिला प्रधान बना दिया। नलवा नया विधानसभा बना था और नलवा में जातीय समीकरणों को देखते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कि जाट तो इनेलो के नाम से वोट दे देंगे और अगर बैकवर्ड या कुम्हारों के वोट ले जाएंगे गंगवा साहब तो एमएलए बन जाएंगे। बिल्कुल। उनको टिकट दे दी, लेकिन हवा कांग्रेस की थी, प्रोफेसर संपत सिंह जीत गए। ये 2009 की बात 2009 की बातें हैं जब पहली बार नलवा हल्का परिसीमन के बाद आया था जी। तो वो चुनाव हार गए गंगवा साहब जी। हारने के बाद किस्मत ऐसी जागी कि इनेलो के कोटे से एक राज्यसभा के एमपी बनना था। बिल्कुल। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो जातीय मैनेजमेंट को देखते हुए, जातीय समीकरणों को देखते हुए रणबीर सिंह गंगवा को घर बैठे बैठाए राज्यसभा का एमपी बना दिया। बिल्कुल। उसके बाद राज्यसभा का सांसद होते हुए उनको दोबारा से नलवा की टिकट दे दी और वो इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव जीत गई। बिल्कुल। उन्होंने चौधरी भजनलाल जी की जो धर्मपत्नी है उनको भी चुनाव हराया और उसके बाद रणबीर सिंह गंगवा 2014 में जब इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक थे, इनेलो टूट गई और उन्होंने जिस इनेलो ने उनको राज्यसभा में भेजा, विधायक बनाया, सब कुछ किया, उस इनेलो को छोड़ करके वो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बिल्कुल। बीजेपी ने उनको नलवा से टिकट दे दी, वो नलवा से फिर चुनाव जीत गई। ठीक बात है। और चुनाव जीतने के बाद उनको डिप्टी स्पीकर बना दिया गया। बिल्कुल। डिप्टी स्पीकर बनाने के बाद जितने डिप्टी स्पीकर आज तक बने हैं वो दोबारा नहीं जीते। ठीक बात। और गंगवा साहब की भी हालात ये थी कि अगर वो नलवा से चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर चुनाव हारते आ जाते, लेकिन फिर उनकी किस्मत ने साथ दिया। पार्टी ने उनको नलवा के बजाय बरवाड़ा से टिकट दे दी और बरवाड़ा में पहली बार कमल खिलाने का काम उन्होंने कर दिया। ये भी बरवाड़ा से जीतने के बाद, और बरवाड़ा का भी एक इतिहास रहा है कि वो
एक ही बार मौका देता, दोबारा वो भी रिपीट नहीं करता किसी को। तो गंगवा साहब वहां से जीत गए जी। जीतने के बाद अब उनको कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया, बड़ा पावरफुल मंत्री बनाया गया है। ठीक है। तो निश्चित रूप से अब देखना ये है कि गंगवा साहब कितना जो है अपने काम करवा पाते हैं, क्योंकि हिसार जिले में पिछली बार तो 3-3 कैबिनेट रैंक के पद थे, कमल गुप्ता भी थे, अनूप धानक भी थे और रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर थे। अब पूरे जिले में इकलौते हैं जी। पूरी जो चौधर है वो गंगवा साहब के पास रहेगी पूरे जिले की। ठीक। इसके बाद जो अगला नाम आता है वो है कृष्ण कुमार बेदी का, नरवाना से। कृष्ण कुमार बेदी भी किस्मत के धनी हैं। वो चुनाव हारते रहे, कई चुनाव हारे, संगठन के आदमी हैं जी। उसके बाद 2014 में जब आंधी आई बीजेपी के तो शाहबाद से चुनाव जीत गए, उनको सरकार में मंत्री बना दिया गया। मंत्री बनाने के बाद 2019 का चुनाव में फिर टिकट दे दी, वो चुनाव हार गए। हारने के बाद मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको अपना राजनीतिक सलाहकार बना दिया। राजनीतिक सलाहकार बनाने के बाद नायब सिंह सैनी प्रदेश के अध्यक्ष बन गए जी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो मोहनलाल बड़ौली को उनकी जगह प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, जो प्रदेश के महामंत्री थे। बिल्कुल। एक सीट महामंत्री की खाली हुई, उस महामंत्री की सीट पर कृष्ण कुमार बेदी को बना दिया गया। बिल्कुल। अब बेदी साहब की हालात ये थी कि शाहबाद में वो चुनाव हार जाते, रामकरण काला, क्योंकि रामकरण काला ने ग्राउंड जीरो पर खूब मेहनत कर रखी थी, मजबूत। और बेदी साहब का एक माइनस पॉइंट ये था कि उनका बेटा नगर पालिका के चुनाव में हार गया था। और हारने के बाद हालात ये थे कि बेदी साहब शाहबाद, और मेरी एक और बड़ी कड़वी बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि जब वो प्रदेश के महामंत्री बने तो मैं चंडीगढ़ से आ रहा था और बेदी साहब से बातचीत होगी तो वो बोले, वह शाहबाद आ जाओ। शाहबाद बैठे हम, रेस्ट हाउस की बात है। तब भी मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि आप शाहबाद से मत लड़ना। उन्होंने पूछा था आप नरवाना से लड़ो, चुनाव जीत जाओगे। अच्छा। क्योंकि उनका खुद का जो गांव है कड़ौदा, जो पैतृक गांव, वो नरवाना हल्के में है। अच्छा। शाहबाद तो बस गए थे कई साल पहले। अच्छा। उन्होंने नरवाना से चुनाव लड़ा और वो नरवाना से जीत गए। और शाहबाद से जो शख्स बीजेपी के हाईकमान से टिकट लिया, वहाँ हाईकमान से एक बड़े नेता को टिकट दी, वो चुनाव हार गई। कृष्ण कुमार बेदी नरवाना से जीते, दूसरी बार विधायक बने और मंत्री बन गए सरकार में, और कैबिनेट रैंक के बन गए। पिछली बार तो राज्य मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं कृष्ण कुमार बेदी को भी हम किस्मत का धनी कह सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जो अगला जो नाम है वो है श्रुति चौधरी जी, जिस पर हमने कुछ चर्चा तो पहले कर ली। और उनको भिवानी और जो दादरी है यानी पुराना भिवानी, उसके 6 हल्के हैं। उन 6 में से 5 बीजेपी के विधायक हैं जी। और उनसे सीनियर घनश्याम सर्राफ भी हैं, जो लगातार चौथी बार जीते हैं, मंत्री भी रहे हैं, एक बार रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। लेकिन उन सब को दरकिनार करके श्रुति चौधरी को बनाया गया, इसलिए कि चौधरी बंसीलाल की पोती है। और अब वो कितना काम कर पाती हैं वो कुछ समय बाद पता चलेगा। ठीक बात। उसके बाद जो अगले हैं वो हैं आरती राव, जिनको अहिरवाल में राव नरबीर के बाद दूसरी मंत्री बनी है। और जो पूरा महेंद्रगढ़ जिला है, रेवाड़ी है, रेवाड़ी में इस बार कोई मंत्री नहीं बना। और एक गजब बात यह है कि रोहतक लोकसभा से भी कोई विधायक मंत्री नहीं बना, सिरसा से भी नहीं। ठीक है, सिरसा में तो कृष्ण कुमार बेदी बना दी, नरवाना उनका। हाँ, तो रोहतक इकलौती ऐसी लोकसभा सीट है जिससे किसी को नहीं बनाया, जबकि वहाँ कोसड़ी से बीजेपी के विधायक हैं अनिल ढहेणा, और बहादुरगढ़ से निर्दलीय हैं जिन्होंने बीजेपी को समर्थन कर रखा है। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी ने रोहतक की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आरती राव को बनाया गया, कैबिनेट का मंत्री बनाया गया है जी। तो कहीं ना कहीं आरती राव एक ऐसी भी शख्स बन गई हैं जिनके पिता नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं और पुत्री हरियाणा में मंत्री हैं। बिल्कुल ठीक बात है। किरण चौधरी मोदी जी के साथ राज्यसभा में सांसद हैं और उनकी बेटी संसद में सदस्य हैं, और उनकी बेटी हरियाणा प्रदेश में मंत्री हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये तमाम जो चेहरे हैं जी। राजेश नागर की बात करते हैं। उसके बाद 2 शख्स ऐसे हैं जिनमें राजेश नागर जो तिगांव से विधायक हैं, और तिगांव वो हल्का है जो मेवला महाराजपुर एक विधानसभा होया करती, उसको तोड़ करके फिर तिगांव को बनाया गया। वहां से कृष्णपाल गुर्जर कई बार विधायक बने। अच्छा। और तिगांव से भी वो विधायक रहे जी। और अब जो है राजेश नागर दूसरी बार बने हैं, पिछली बार भी वो विधायक थे और युवा चेहरा हैं।
और गुर्जर समुदाय से आते हैं, तो निश्चित रूप से अब वो कितना काम कर पाते हैं उस पर डिपेंड रहेगा। हालांकि उनको राज्य मंत्री बनाया गया है, बिल्कुल, और 2 ही राज्य मंत्री बने हैं। उसके बाद जो अगले जो शख्स हैं वो गौरव गौतम हैं, पलवल के विधायक बने हैं, और उनको अप्रत्याशित रूप से टिकट दी गई थी। कहीं टिकट में की रेस में वो दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन चूंकि वो एबीवीपी और युवा मोर्चा से आए हैं, गौरव गौतम को बना करके बीजेपी ने एक मैसेज देने का काम किया है कि बीजेपी में कोई भी कुछ भी बन सकता है। सही बात है। एक ऐसा युवा जो युवा मोर्चा में, और उनको पहले टिकट देना और उसके बाद मंत्री बनाना, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है बाकी जो और विधायक हैं या बाकी जो लोग हैं, उनकी भी उम्मीद, बीजेपी की यही खूबी है कि ये किसी भी आखिरी पंक्ति के आदमी को उठा करके और मंत्री, मुख्यमंत्री तक भी बना देते हैं। सही बात। तो कहीं ना कहीं ये हमने पूरा जो मंत्रिमंडल है उस पर चर्चा की। कुछ नाम ऐसे रहे जिनको उम्मीद थी लेकिन उनको नहीं बनाया गया, जैसे मूलचंद शर्मा, हो सकता स्पीकर बना दिया जाए, और हरविंदर सिंह कल्याण, पंडित राम कुमार गौतम जी, विनोद शर्मा जी की जो धर्मपत्नी है शक्ति रानी, पवन खरखोदा, बिल्कुल, जिनका नाम बड़ा जोर शोर से दिखाई दे रहा था जी। तो ये कुछ एक चेहरे ऐसे हैं जिनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली। ठीक बात है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी है, तो इनमें से कुछ एक जो विधायक हैं उनमें उनको चेयरमैन विभिन्न बोर्डों और निगमों का लगाया जाएगा, और कुछ एक को संगठन में भी एडजस्टमेंट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लिहाजा मुझे ये भी लग रहा है, और मैं जो मोदी जी को समझ पा रहा हूँ, कि 2 साल के बाद हरियाणा प्रदेश में मंत्रिमंडल का दोबारा से विस्तार होगा। ये मंत्री जो जो ठीक ठाक काम करेंगे इनको रखा जाएगा, और जो नहीं करेंगे तो उस समय नए लोगों को मौका मिलेगा। ठीक बात। तो जिनको शामिल किया गया वो भी बहुत ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि ये मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जिनको शामिल नहीं किया गया है वो भी ज़्यादा हताश ना हो सकता है आपको इनसे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और बना दिया जाए। ठीक बात है। क्योंकि उसका उदाहरण नायब सिंह सैनी है, जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी, सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक बात है। तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल जी। बात मैं और बताता हूँ, और सभी मंत्रियों से मेरा एक अनुरोध भी है, मनोहर लाल जी की कैबिनेट हो या नायब सिंह सैनी जी की कैबिनेट हो, उनमें कई मंत्री केवल अपने हल्के और अपने जिले तक सीमित रहे। कुछ एक मंत्री ऐसे थे जो पूरे हरियाणा के नेता बने, पूरे हरियाणा में घूमे। ये मंत्री एक हल्के के और एक जिले के नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के हैं। तमाम मंत्रियों को पूरे हरियाणा प्रदेश में जाना चाहिए जी, और पूरे हरियाणा प्रदेश में अपने अपने जो जो इनको डिपार्टमेंट मिले उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सही ढंग से काम करें, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सकें, उनके दुख तकलीफ दूर हो सके। बिल्कुल ठीक बात जी। तो मंत्रिमंडल कैसा है, बना दिया गया है, और कैसा होगा, किस प्रकार से नेता काम करेंगे, मंत्री अपने जिले तक सीमित रहेंगे या पूरे प्रदेश को एक मानेंगे, इस सब पे हमने चर्चा करी है। और दुमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।